बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आज के दिन पार्लियामान के इजलास के अंदर एक बिल पेश किया गया जो हुकूमती रुकन की जानिब से पेश किया गया है। उस हुकूमती रुकन ने उस बिल में दो सिफारिशात रखी हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के हवाले से। पहली सिफारिश इलेक्शन एक्ट के 2017 के सेक्शन 66 में और दूसरी इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 में तरमीम की बात। पहली तरमीम यह है कि जो कोई भी इकरारनामा पहले जमा करवा देगा फिर उस इकरारनामे को तब्दील नहीं किया जा सकता, पहले इकरारनामे को ही माना जाएगा। दूसरी तरमीम के अंदर यह बात रखी गई है कि जिस जमात ने अपनी तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं करवाई होंगी मखसूस नशिस्तें उसको नहीं दी जा सकती। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने ये जो बिल है ये कायमा कमेटी को भिजवा दिया है, मंजूर होगा तो फौरी तौर पर नाफिज अमल हो जाएगा। इस हैसियत के अंदर उन्होंने ये बात की कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इकरारनामे जमा करवा चुके थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं जा सकते। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तरजीही फहरिस्तें नहीं जमा करवाई थी, जो उसके मेंबर्स हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सवाल ये पैदा होता है कि जो 39 MNAs जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर चुका है, तो इब्तदाई तौर पर जब उन्होंने इकरारनामे जमा करवाए थे और मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब तब तरजीही फहरिस्तें जमा करवाई थी, तो क्या 39 के तनासुब से वो नशिस्तें उन्हें दी जाएंगी या वो भी हड़प कर ली जाएंगी? आज की इस बिल के ऊपर लोग ये राय रखते हैं कि 13 रुकनी बेंच के उस फैसले के खिलाफ ये लोग गए हैं जिसमें 8 जजेस ने अक्सरियती राय से ये फैसला दिया था कि ये फहरिस्तें जो हैं वो दोबारा जमा होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी थी और है, उसकी हैसियत को खत्म नहीं किया जा सकता। और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड ना होने पे यानी उनको स्पेस ना दिए जाने पे दूसरी जमातों में चले गए थे, वो दोबारा से अपने इकरारनामे जमा करवा सकते हैं। तो क्या आप उस फैसले के खिलाफ ये जाना चाहते हैं? दूसरी बात ये सुनाई देती है कि तौहीन अदालत का जो इख्तियार है उसको भी खत्म करने के हवाले से प्लान किया जा रहा है। तो अगर उसको खत्म करने के हवाले से ये इकदाम उठाएंगे तो तौहीन अदालत अगर आम शख्स करना शुरू कर देगा तो फिर उसका मुस्तकबिल क्या होगा? उधर पंजाब के अंदर दफा 144 के अंदर भी तरमीम कर दी गई है और दफा 144 का जो डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार है वो 30 दिन का कर दिया गया है, सेक्रेटरी के इख्तियार को 90 दिन का कर दिया गया है और उससे जायद अगर दफा 144 लगानी है तो फिर काबीना उसकी मंजूरी दे सकती है और उसको तवील मुद्दत तक दफा 144 का नफाज हो सकता है। इस पूरे मंजरनामे में ये किस हद तक आगे बढ़ने की जुस्तजू है? या हम बैकफिट पे जा रहे हैं या बैक गियर लगा चुके हैं? क्या हम सिविलाइज मुआशरे में रहने की अहलियत रखते हैं? इसी पे बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले ये जो पेश किया गया आज, उस बिल के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? हुकूमत किस चक्कर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि यासर साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आया, तरमीमी बिल अभी कमेटी में गया है जी। कमेटी के बाद उसके कितने मरहले होंगे, उसके बाद जब बिल मंजूर होता है तो क्या उस बिल के अंदर ये लिखा हुआ है कि इसका अमल दरामद यानी इसका इतलाक जो है ये उस वक़्त से होगा जिस वक्त ये बिल बना था, यानी तरमीम की गई है ना जी जी। तो फिर तो देखा जाएगा, फिर उस बिल को चैलेंज कर दिया जाएगा, फिर वो बिल चैलेंज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आज के दिन से पहले तक जितने बिल मंजूर हुए हैं उनका इतलाक उसी रोज से होता है जिस दिन वो बिल मंजूर होता है। आप ज़रा तारीख को उठा के देख लें, आप इन चीज़ों को उठा के देख लें। फिर मैं ज़रा आपको थोड़े से फैसलों की तरफ आ जाता हूँ कि एक कोर्ट से, एक पार्लियामेंट से हुआ फैसला, पार्लियामेंट से मंजूर की चीज़ और उसके बाद अदालत की तरफ से मिलने वाले हुक्म के बाद अमल किस पे होता है? सूरी साहब कासम सूरी साहब एडवाइस पे असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं, ऐसा ही होता है जी। सदर पाकिस्तान उस पर साइन कर देते हैं, वो तमाम आईनी कानूनी काम पूरा हो जाता है। आप उठते हैं यानी पीडीएम उठती है, कोर्ट में चली जाती है, अदालत उस पर रात 12 बजे लगती है, अदालत उस पर फैसला देती है और पार्लियामेंट के उस फैसले को, जो उस वक्त की अक्सरियत का फैसला है, जो उस वक्त के वजीर आज़म
जो कानूनी तौर पर अदम इत्माद से पहले दे सकते थे, या जो भी है, या जो रूलिंग दी उस रूलिंग के तहत वो कर देते हैं, जिस पर सदर पाकिस्तान जो आईनी तौर पर सदर हैं, जो साइन कर चुके होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस आइन के उस फैसले को गैर आइनी करार देते हुए दोबारा से असम्बली को बहाल करता है, असम्बली बहाल होती है, अदम इत्माद का एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के दौरान अदम इत्माद होती है और उसके बाद वो असम्बली एक लंबे अरसे तक चलती है। उस असम्बली में कई कानून, कई करारदादें, कई कुछ पास होता है और उसी असम्बली में कई दफ़ा पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदलिया की तौहीन से लेकर मोअज़्ज़ज़ अदलिया के फैसलों को रौंदा जाता है। अगर उस वक्त सुप्रीम है पार्लियामेंट तो फिर अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती थी। तो फैसला यह हुआ कि सुप्रीम अदलिया है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। जब अदलिया सुप्रीम है और अदलिया का ये फैसला 2 जजेस ने नहीं दिया, ये एक फुल बेंच बनता है, उसमें ये केस जाता है, इलेक्शन कमीशन पिटिशनर है, मुस्लिम लीग नून उसमें पिटिशनर है, पीपल्स पार्टी उसमें पिटिशनर है, जमीयत उलमा इस्लाम उसमें पिटिशनर है, तहरीक इंसाफ उसमें पिटिशनर है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसमें पिटिशनर है, पाकिस्तान बार कौंसिल उसमें पिटिशनर है, ये सारे पिटिशनर है ना उसमें। तो उसमें पूरी बहस व तकरार के बाद, सवालों जवाबात के बाद, बहुत से कागजात देखने के बाद फिर ये फैसला दे दिया जाता है हुजूर, और उस फैसले पर अमल दरामद तो होना है। अगर अब आपके जहन में एक सवाल है कि जनाब एक नया तरमीम हुई कि जिसने 3 दिन के अंदर अंदर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, लेकिन मुझे बताएं कि इसी आज़ाद उम्मीदवार बनने से पहले एक एप्लीकेशन दी जाती है लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से। हम चाहते हैं कि हमारे सुनने वाले नाजरीन को यह वाज़े हो जाए कि असल हकाइक है क्या। सलमान अकरम राजा साहब एक एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखा जाए, लिखने की इजाज़त दी जाए। ऐसे ही है जी ऐसे ही। उसके बाद रद्द कर दिया गया, उसको रद्द करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाता है और इलेक्शन कमीशन भी उसको रद्द कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन भी उसको रद्द कर देता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में यह नहीं लिखा कि आप पार्टी का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यह लिखा है कि आपके इंटर पार्टी इलेक्शन को गलत करार दिया गया है, आप इंतहाबी निशान नहीं ले सकते। यही है ना जी। अब अगर उस वक्त यह कह दिया जाता जनाब आप पार्लियामानी पार्टी हैं, आप तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की, क्या वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत नहीं करते? क्या वो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं? तो फिर बुनियादी जहां से नुक्ता शुरू हुआ, जहां से गलती हुई, फिर उसको सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर दिया, और सुप्रीम कोर्ट का वो आर्डर जो है वो किसी तौर पर भी उस पर ये पार्लियामेंट की कोई चीज़ जो है वो असरअंदाज नहीं होती। एक तो आप ज़हन नशीन कर लें, बिल्कुल क्लियर कर लें, और जब आप इसका तफसीली फैसला देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके आज जो लिखता है कि 3 दिन में शमूलियत करना जरूरी है, यही कहते हैं ना जी। आज पार्लियामेंट का पहला इजलास था जिसमें पहली बार पीटीआई थी, पहले सुन्नी इत्तेहाद थी, आज वहां पर वो जिनको पीटीआई का डिक्लेयर किया गया था, आज वहां पर पीटीआई थी, यानी 8 फरवरी के बाद पहली जी, 8 फरवरी के बाद। इसी तरह आज केपीके में जो इजलास हुआ वहां पर पीटीआई थी। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर वही हलफनामे जिन्होंने, उन्हीं लोगों ने हलफनामे दिए थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, अगर इलेक्शन कमीशन उन हलफनामों को खत्म करके उन्हें डिक्लेयर कर रहा है और अपनी गलती को ठीक कर रहा है, उन्हें डिक्लेयर कर रहा है जनाब ये तहरीक इंसाफ के हैं,
तो फिर किस आइन और किस कानून के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को एक रूलिंग के इसकी रूलिंग जो है स्पीकर की रूलिंग ले लें या वजीर कानून की रूलिंग ले लें या असम्बली के इजलास में एक तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए आने वाली या तरमीमी बिल के जरिए आने वाली चीज किस तरह रोक सकती है? ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये चीज़ें किस तरफ को जा रही हैं। हुकूमत पंजाब वो अपने तमाम तर इकदाम जो है वो अपोजिशन को दबाने के लिए उठा रही है या अवामी आवाज़ जो उठ रही है उसको दबाने के लिए कर रही है। इसी सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे और माशी मंजरनामा पंजाब का अगले दिनों में क्या होगा उसके ऊपर बिलखुसूस बात की जाएगी। हमें ज्वाइन किया है मेंबर है पंजाब असम्बली के सैयद सलमान मेहदी शाह साहब। बहुत शुक्रिया सैयद सलमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। सलमान शाहिद साहब, अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, पंजाब हुकूमत दफ़ा 144 के कानून के अंदर तरमीम कर रही है। क्या पंजाब हुकूमत ये तहैया कर चुकी है कि दफ़ा 144 को प्रोलॉन्ग किया जाएगा और मुखालिफ उठती आवाज़ों को दबाया जाएगा? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मैं देख रहा हूँ 2-3-4 दिन से बिलखुसूस हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी गुफ्तगू, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इतना पैनिक आ गया है, इतना जहर आ गया है। पहले भी था खैर। अच्छा, इनको ये नहीं समझ आती कि इमरान खान या पीटीआई इस अवाम के दिल की धड़कन है। आप जो मर्जी कर लें, आप इनको सप्रेस नहीं कर सकते। और अगर आपने सप्रेस करना ही है, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। शायद कोई एक आधा बंदा 25 करोड़ अवाम में से आपकी तरफ माइल हो जाए। आप परफॉर्मेंस करने को भी तैयार नहीं है। आप दफ़ा 144 को प्रोलॉन्ग उसमें अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। आप पहले अपने सूबाई असेंबली के स्पीकर साहब को कहें कि इस क्रिपलिंग इकोनॉमी के खजाने से 10 करोड़ की लैंड क्रूजर तो पहले कैंसिल करें। वो जो जिन्होंने अप्रूव कराई है फाइनेंस कमेटी से, साथ 2 वीगो डाले, नए अप्रूव कराएं। पहले को थोड़ा सा का नाम ना लें, क्या कर रहे हैं आप? जी वो डर ही लगता है राणा साहब, माजरत। वो ब्रांड न्यू, मतलब कहने से मुराद ये है कि दफा 144 तो लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में तो झांक के देख लें कि कर क्या रहे हैं अवाम के लिए। अवाम हमारे बगैर भी अब निकल आएगी, क्योंकि जो हमारे पास आखिरी जमा पूंजी थी ना 80% पॉपुलेशन की, वो उन्होंने जून के बिल्स में दे दी है। जुलाई के बिल्स में कोई कांटे बेचेगी खातून, कोई बंदा अपने कोई कपड़े बेचेगा, कोई जूता बेचेगा। और अगस्त का जो बिल है ना, वो ये सारी पब्लिक बगैर किसी सियासी पार्टी की कॉल के सड़कों के ऊपर होगी। ये उससे डरते हुए दफा 144 में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। मुझे जो ये मेरा अपना ख्याल तो यही कहते हैं। अच्छा सलमान साहब, ये तो बता दें मुझे, हमारे पास तो इतला है, आप उसको कंफर्म कर दें या ना कंफर्म करें, जो भी आप इधर से। मेरे पास इतला ये है कि हनीमून ख़त्म होने वाला है। रान साहब, जो हालात कह रहे हैं और जो इनके वज़रा की जो चेहरे बने हुए हैं, क्योंकि आपकी फैमिली के बड़े गहरे तल्लुकात है बड़े गहरे लोगों में। नहीं रान साहब, अभी आपने मुझे डरा दिया है। मैं रात बड़े मजे से घर पे सोना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे जो कुछ दोस्तों की बड़े गहरे ताल्लुकात वाले दोस्तों की इत्तला है कि वो ये है कि पीएमएलएन ने तो हाथ खड़े कर दिए कि अवाम हमारे आके लगती नहीं है। $1 भी कोई दूसरे मुल्क का बंदा हमें दे के राजी नहीं है। वो कहते हैं जी लोग आपके साथ नहीं है, धक्के से आपको हुकूमत दी गई है। इसी वजह से इनका ड्रॉप सीन अल्लाह ने चाहा आ रहा है इनको। और इतनी पैनिक हो गई है कि आप ये देखें कि हम बचपन से क्लासों में पढ़ते आए हैं, अजीज भट्टी शहीद, सरवर मेजर सरवर शहीद, ये हमारे हीरोज थे। हम बचपन से इनकी कहानियां सुन के जवान हुए हैं और हमें पता है हम एक सिक्योरिटी स्टेट है, फौज हमारे सर का झूमर है। और उसी तरह पीटीआई और इमरान खान हमारे दिल की धड़कन है। ये अब क्या चाह रहे हैं, इनका आखिरी प्लान ये है कि इन दोनों को किसी तरह आपस में लड़वा दें कि इनका हनीमून चलता रहे। लेकिन मुझे अब इनका हनीमून जो कुछ इतलात भी है और कुछ एक जो मंजर आम पे नजर आ रहे हैं, इनकी तड़प, मुसद्दिक मलिक की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी आप तड़प देखें, अज़मा बुखारी का लहजा देखें, अता तारड़ साहब की तड़प देखें, तो मुझे लगता है कि इनको अब अपना अंजाम भी इनको भी नजर आ अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। अच्छा सलमान शाहिद साहब, ये बताइए कि आज डायरेक्शन आई आपकी पार्टी को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जमात इस्लामी के धरने में शमूलियत इख्तियार करे, उनका साथ दे। क्या बाकायदा तौर पे प्लान किया जा रहा है या अभी इसे सिर्फ सिफारिश के तौर पे देखा जा रहा है या हिदायत के तौर पे देखा जा रहा है?
देखिए, जो मेरा अपना अभी जो प्रॉपर जिस तरह हमें कॉल आती होती है, मीटिंग आती होती है, वो अभी शायद 100% डिसाइडेड नहीं है, लेकिन ये हो जाना है। क्योंकि मैं आज खुद, आप देखें, राणा साहब तो बहुत सीनियर हैं और मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ। 5 से 6 अमवात हो चुकी हैं बिजली के बिलों पे। अब हमें भी एज ए नेशन, एज पीटीआई, एज एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इन ऑपोजिशन, हमें सब कुछ भूल के बिजली के बिलों के लिए और आवाम के लिए अब हमें इकट्ठा होकर सड़क पे खड़ा होना चाहिए। सारे सब चीजें दूर कर दें। एक दफा आप देखें, 6 लोग गुजरांवाला में नाले में खातून ने छलांग मार दी। आज एक बंदे ने खुदकुशी कर दी। 2 दिन पहले 2 सगे भाइयों ने गले काट दिए। खुदा का वास्ता है, मतलब कोई थोड़ी सी को खुदा खौफ होती है। इस हुकूमत को ये तो यकीन है कि इन्होंने मरना है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको इस बात पे यकीन नहीं है कि इन्होंने दोबारा, अल्लाह ने इनको जिंदा करके हिसाब लेने, इनसे हिसाब दिया नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि कॉल पे हम सब तैयार हैं और इस कॉल के लिए तो मैं हर किस्म की सैक्रिफाइस देने को तैयार हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आधे से ज्यादा मेरे रिश्तेदार आने वाले बिल नहीं दे सकते। हम खुद कैसे बिल दे रहे हैं, ये अल्लाह की जात जानती है। अच्छा, ये तो बता दें, आज सर। के बयान के बाद डील हो गई है, मुज़ाकरात हो गए हैं, शुरू होने वाले हैं, क्या हुआ? रान साहब, मैंने कल बुरे वाला जाना है और मैं घर पे रहना चाहता हूँ। आज अपने मेरा बेटा आया हुआ है, तो आप ना मुझे सरकारी मेहमान बनवाएं। लेकिन अच्छा, अल्लाह ताला अच्छी खबर देगा आपको इंशाल्लाह ताला। अच्छा वक्त आने वाला है वो इंशाल्लाह आया, कोई खबर आई है वहाँ से? राज साहब, आपको मुझसे आपको कम से कम मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे तो टिप्स ले सकता हूँ, आपको मेरी जरूरत नहीं है इस मामले में। लेकिन आप खुद, आप बहुत बहुत सीनियर हैं। आप सिर्फ इनके बुखलाहट, इनके लहजों से देख लें कि क्या होने वाला है इनके साथ। इनको खुद नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है इनके साथ। अच्छा सलमान शाहिद साहब, ये बताइए कि आज जो बिल पेश किया गया वफाकी पार्लियामान में, अब उसमें आपको नशस्तें देने के मूड में हुकूमत दिखाई नहीं देती, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उसका इजरा ना होना और ये कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर रहे हैं, तो वो लग ही रहा है कि ये बाहमी शराकत दारी के तहत ये डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पार्टी पोजीशन क्या है इस पर और उसकी एग्जीक्यूशन, उस लाए अमल की कैसे होगी? देखें, इसमें बड़ा सिंपल सा रूल है, बड़ी सिंपल चीजें कि जिन लोगों ने तो पीटीआई लिखकर अपने इलेक्शन फॉर्म जमा कराए थे, उनको तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई डिक्लेयर कर दिया गया। अब उनके रेशो की सीट्स तो आप हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई छीन नहीं सकता। बाकी एक एक बंदे ने पहली कॉल के ऊपर एफिडेविट्स जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन में हम सबके एफिडेविट्स पहुंच चुके हैं। कानूनी तौर के ऊपर आई डू नॉट सी कि किस तरह वो एफिडेविट्स को डिनाई करेंगे। अगर वो हमें बुलाते भी हैं कि आप हमारे सामने आके कन्फेस करें कि एफिडेविट्स आपके साइंड हैं, आपके स्टैम्प्ड है, तो हम सारी पार्टी तैयार है। आपको एक बात बताऊं, हमारी पंजाब असेंबली के बारे में इतने रूमर्स थे कि इधर 2 ग्रुप हैं, इधर 10 ग्रुप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बंदा इकट्ठा है। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स है। आपको पता है, जब बुराई को अपनी मौत नजर आ रही होती है ना, तो वो हर किस्म के जस्टिस करते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि कानून इस दफा जो है ना, ये कानून की गिरफ्त से नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि इस पे 2 बातें नहीं है। एफिडेविट हमारे जमा है, हमारी पीटीए की एसोसिएशन को ढकी छुपी नहीं है। मैंने खान का झंडा लहरा के वोट मांगे, मुझे लोगों ने खान का वोट दिया है। ये इसमें तो 2 बातें नहीं है। मैं पीटीए का हमायत याफ्ता हूं, हमने लिख कर दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सीट्स डिले तो हो सकती हैं, 10-20 दिन और डिले हो जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी, इंशाल्लाह मिल जाएंगी। जो कानून तो इसमें बड़ा वाज़ेह है। आपने वीडियो बयान भी तो दिए ना सबने एक। जी हाँ, सारे वीडियो बयान हमारे सेक्रेटेरिएट, हमारे लीडर, ऑपोजिशन लीडर साहब के फोन में पहुंच चुके हैं। एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन में जमा हो चुके हैं। अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन, मतलब अल्लाह जाने क्या बहाना कर रहा है, 2 दिन 4 दिन, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। कोई स्टॉपेज नहीं है अब सीटें देने में, कोई कानूनी बात बीच में नहीं रह गई अब। अच्छा सलमान शाहिद साहब, ये बताइए कि अभी एहतजाज ना करने में रुकावट क्या है? मुल्क के तूलो अर्ज में आपने कॉल दी, फिर अदालती रुजू किया गया। कारकुनान की राय ये है कि आपको कभी भी ये हुकूमत इजाज़त नहीं देगी किसी कॉर्नर मीटिंग की भी। तो क्या अदालती फैसलों से ही मशरूत है आपका एहतजाज, या फिर उसके लिए कोई प्लान बी भी है? जी, हमारे सदर जनूबी पंजाब और नवाज बप्पी मेरे बड़े भाई भी हैं और हमारे लीडर भी हैं साउथ के। उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि जी इस दफ़ा तो अदालतों ने और डीसी साहब ने जो हमारे साथ किया लास्ट जलसे में, आप सब ने देखा ये कि ऐन वक्त पे कैंसिल कर दिया।
आगे हमने इस चीज को, इस परमिशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़नी। उसकी वजह यह है कि एक तो अब लोग देख रहे हैं कि खान साहब के साथ भी जुल्म और ज्यादती की हद हो गई है। अब उनको वो शायद हमारे कहने पर भी ना रुके सड़कों पे आने से। ठीक, बहुत शुक्रिया सैयद सलमान शाहिद साहब इस हवाले से अपने के लिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहनी जाएगा स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। IPPs का मामला बहुत गर्म है इन दिनों में। बहुत से हकायक मंजर आम पे आते हैं, बताया जाता है कि किसको कितने अरब दिए गए, किसको कितने अरब दिए गए, किसने कैपेसिटी पेमेंट्स की मद के अंदर कितना जनरेट किया है बिजली को और कितने पैसे ले लिए। अब इस ज़मन में एक धरना चल रहा है, दूसरे हुकूमत के अराकीन भी बोल रहे हैं, लेकिन धरने वाले क्या राय रखते हैं, नया बयान क्या है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने इस ज़मन के अंदर क्या बयान दिया है, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कि हुकूमत वक्त जो है वो इसमें संजीदा है या नहीं। अपनी मराहत कम नहीं करना चाहते और कौम को ये कहते हैं कि हम IPPs के मुआहदे रिवाइज नहीं कर सकते, तो आप अवाम पे सारा बोझ डालें और अपनी अय्याशियां कम ना करें। ये पाकिस्तान की कौम से बहुत बड़ा मजाक है, इसलिए हम धरना दिए बैठे हैं और ये इस हुकूमत को करना पड़ेगा, इसके बगैर बात बनेगी नहीं। ये इनको करना पड़ेगा, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। अब आज जाके जो इशारा मिला कि इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो सकती है, तो उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब क्या राय रखते हैं IPPs के बारे में, वो भी मुलाहिज़ा करें। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में बिजली का रेट 17 रुपए यूनिट आज 85 रुपए यूनिट तक पहुंच गया है और ये आगे तजावज करेगा 100 रुपए यूनिट। ये जितने के जितने मुआहदे बने हैं की गई कि ये प्रोजेक्ट लगने के दर थे, 70% आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्होंने फॉसिल फ्यूल पे लगा दिए, इंपोर्टेड एनर्जी पे लगा दिए। ये कहते हैं कि जी हम लोग अपनी जो आपका सर्कुलर डेट है, गर्दशी कर्जा, उसको इस तरीके से हम लोग कंट्रोल करें, वोल्टेजेस कम करें, लोगों को अजियत पहुंचाएं, इनसे कैपेसिटी चार्जेस और इनसे जो सर्कुलर डेट है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। महंगे पावर प्लांट्स खरीदे, एक प्लांट जो कि $100 का था वही प्लांट इन्होंने 130-140 लिया, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। राना साहब, अब तक के जो हकायक मंजर आम पे आए, जितनी बातें IPPs के ऊपर हो चुकी हैं, यानी उसमें बताया गया कौन कौन से सियासतदान हैं, कितने पैसे लिए, कितने यूनिट्स लगाए हैं, कितनी कैपेसिटी पेमेंट्स वो लेते हैं और बिजली कितनी जनरेट करते हैं, सारी बातें हो चुकी हैं। हुकूमत संजीदा होगी? देखिए, मेरी जहाँ तक इतला है, हुकूमत ने जिस मामले में संजीदा होना था उतनी वो संजीदा हो चुकी है, लेकिन हुकूमत को ये इल्म नहीं था कि आगे से होना क्या है। यासर साहब, दो चीज़ें समझने वाली है हमारी आवाम को भी कि एक हमें नया लारा लगने वाला है, लारा लप्पा जिसे कहते हैं ना, वो कहेंगे जनाब आपके यूनिट्स में इतने की कमी कर दी गई, IPP से हमने वादा ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसके बावजूद हमें टैक्सों की मद में पैसे उसी तरह देने पड़ेंगे। वजह मैं आपको बता दूँ, 45,000 वो IPPs कह रहे हैं हम तो बिजली पैदा कर रहे हैं, 22,000 कुछ हमें चाहिए होती, पैसे हमने 42,000 के देने। जब तक जितनी हम बिजली लेते हैं उतने पैसे नहीं देंगे, उससे ज़्यादा पैसे हम ना दें जो हम नहीं ले रहे, उस वक्त तक आवाम को वो असर रिलीफ नहीं मिलेगा। आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए वक्ती तौर पे आवाम का गुस्सा ख़त्म करने के लिए आप ये कर लेंगे तो फिर क्या होगा। मसलन आपको मैं एक मिसाल, एक ये बिल देखें ज़रा स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे आपको एक बिल अभी ऐसा नज़र आता है। आप इस बिल को देखें, इस बिल में है 0 यूनिट, ये समझने की बात है, ये 0 यूनिट और इसका बिल कितने का है? 2600 का। यानी जिसने 0 यूनिट चलाया, जिसका यूनिट एक भी नहीं चला, उसको टैक्स कितना पा रहा है? 2600। और जिसका 200 यूनिट चलेगा, 205 यूनिट चलेंगे, 1000 यूनिट चलेगा, उसको टैक्स कितना पड़ेगा? ये सबका टैक्स एक जितना नहीं होगा, उसके हिसाब से होगा ना। या सर, कितना मीटर चला आपका, कितना है। तो अगर 0 वाले को 2600 देना पड़ रहा है, 0 वाले को, 1 वाले को 250 देना पड़ेगा, 2 वाले को ज्यादा देना पड़ेगा, 1000 वाले पे जाके या 200 वाले पे जाके या 300 वाले पे जाके या 500 वाले पे जाके आपको कितना देना पड़ेगा? एक लारा
एक झूठा दिलासा, एक झूठी ऑक्सीजन देने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है, 1% कुछ नहीं है। आज भी वजीर खजाना ने क्लियर कर दिया आपको। मेरी समझ नहीं आ रही, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है, बिल्कुल बाहर है कि किस पे धरने वाले भी किस पे यकीन करके बैठे हैं। यासर साहब, कल भी धरने वालों से मीटिंग नहीं हुई। आपने 3 दिन का धरना था, 4 दिन हो गया। अब आप कहते हैं हम मुख्तलिफ शहरों में धरना देंगे, यानी इस्लामाबाद से धरना तो खत्म हो रहा ना। फिर यही आज फैसला होगा ना, गवर्नर हाउस, पंजाब असम्बली, फलां फलां। और अगर आप कहते हैं वहां पे लहदा धरना होगा, यहाँ पे लहदा यही धरना कायम रहेगा, तो बैठे रहे। अगर जिनको 4 दिन बैठने से तकलीफ नहीं, उनको 400 दिन बैठने से भी तकलीफ नहीं होगी। ये तकलीफ उस वक्त होगी जब इस धरने में वाकई तहरीक इंसाफ होगी, वाकई इस धरने में जमीयत उलमा इस्लाम होगी, वाकई इस धरने में आम शहरी होगा, वाकई इस धरने में वो लोग होंगे जो इस जुल्म और सितम के हाथों सताए हुए हैं। उसके बगैर नहीं होगा। उसके बगैर तो सुख की बांसुरी हुकूमत बजा रही है। आपने किसी जगह से सुना है, आपने कोई ऐसी बात सुनी है जिससे हुकूमत को इससे तकलीफ पहुंची हो? कोई सुना आपने यासर साहब? क्या हुकूमत को तकलीफ पहुंची होती तो अब बात कहीं की कहीं और चले गई होती। ये नहीं हो रहा, ये चीज़ें उसी तरीके से हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि ये एक घिनौना खेल खेला जाएगा हमारे साथ। अवाम को एक और धोखा देने की तैयारी हो रही है और अवाम जहनी तौर पर तैयार रहे कि ये धोखा दिया जाएगा। मुझे एक बात बता दे, बिल क्या शहबाज शरीफ साहब की ऐलान के बाद आए ना बिल? उस वक्त तो रीडिंग में नहीं ना हुई थी जी। तो मुझे बता दें, मैं अपने नाज़रीन से कहता हूँ मुझे कोई 2 बिल दिखा दें जिन 2 बिलों में कोई रायत मिल गई है। क्या समझते हैं हुकूमत का मुस्तकबिल, क्या जो आप इशारा दे रहे थे कुछ देर पहले ब्रेक से पहले, क्या है मुस्तकबिल? देखें, हुकूमतें अवाम से बनती हैं और अवाम हुकूमतों को बनाती है, अवाम हुकूमतों को गिराती है और अवाम के पास आखिरकार चाहे आपको जितनी मर्जी बड़ी कोई सपोर्ट हो, चाहे आपके पास फार्म 45 हो या 47 हो, चाहे आपके पास जितना मर्जी कोई सहूलतकार हो, लेकिन आपको आखिरकार अवाम के पास जाना पड़ता है। आपको इन तमाम मराहल के बावजूद भी अवाम के पास वोट के लिए जाना पड़ता है। अगर एक हल्के में एक शख्स किसी गली, किसी मोहल्ले, किसी चौक, किसी चौराहे में जाता है, बिजली के बिल पकड़कर लोग एहतजाज करते हैं, गैस के बिल पकड़कर लोग एहतजाज करते हैं, टैक्सों के सामने लाकर लोग एहतजाज करते हैं, लोग वहाँ पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा बेड़ा गर्क हो गया है। और एक दफ़ा आप कर सकते हैं सारा कुछ, दूसरी दफ़ा इलेक्शन लड़ने वाले इतने चौकस होते हैं, वोट देने वाले इतने ज़्यादा जो होते हैं वो तैयार होते हैं कि उन्हें पता होता है कि डाका एक दफ़ा लगा है, दूसरी दफ़ा डाका नहीं होता, क्योंकि डाकुओं को फिर रोकने के लिए उनके पास भी कोई ना कोई सामान मौजूद होता है। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। अब मुझे बताएं, इस सारे सिनेरियो के अंदर जिस मुल्क में सब्ज़ी, कोई एक सब्ज़ी मुझे बता दे जो 100 रुपये के नीचे है, कोई एक सब्ज़ी नाम ले लें किसी एक सब्ज़ी का जो 100 रुपये से कम हो। मुर्गी का गोश्त नहीं कंट्रोल में आ रहा, मटन तो सोच से बाहर है, बीफ वो भी सोच से बाहर है। आपने सिर्फ एक काम किया, पेट्रोल महंगा कर दिया, आपने हमें 15 रुपए की रोटी दी, बिजली महंगी कर दी, आपने हमें 15 रुपए की रोटी दी, दालें महंगी कर दी। 500 रुपए से महंगी दाल माश है। यासर साहब, आप बल्कि कल लेके आए हैं ना, क्या किस भाव लेके आए हैं? सर मैं अब भाव पूछता ही नहीं हूँ सर, भाव पूछने पे डर लगता है, एवेल्युएशन करनी पड़ती है उसकी। तो फिर मुझे बताए ना, तो फिर आपने किस बुनियाद पर अवाम से वोट लेने हैं? इन सियासतदानों ने कोई एक चीज़ होगी ना जिसकी बुनियाद पर जाके वोट लेना है, जिसके बुनियाद पर उन्हें नज़र आए कि ये मुझे वोट देंगे। बुनियाद मुझे बता देना कोई, मुझे तो कोई बुनियाद नज़र नहीं आ रही, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, आज मैं आपको एक मज़े वाली बात बताऊँ। मैं सुबह उठा तो मैंने एक ट्वीट देखा, DGPR का मुलाजम है, उस्मा बहारी साहबा के साथ होते हैं और एक जियाल, मुस्लिम लीग नून का जियाल है, वो कह रहा है मियाँ साहब अवाम इंतजार कर रही है, बाहर आए। मियाँ साहब कहाँ गए हुए हैं? कहीं मियाँ साहब गए हुए हैं? मियाँ साहब ख्यालों की दुनिया में। तो फिर ख्यालों की दुनिया से मियाँ साहब बाहर आए, वो ख्यालों की दुनिया है कौन सी? अब जब एक DGPR का मुलाजम
एक सरकारी मुलाजम नून लीग का वो ये एक ट्वीट कर रहा है और उसका ट्वीट मर्जी के बगैर नहीं होता, किसी की मर्जी के बगैर, तो फिर मियां साहब बाहर आए, अवाम इंतजार कर रही है। बाहर कहां से आए? असेंबलियों से, इक्तदार से, या फिर इक्तदार में रहते हुए अवाम में आए? अगर अवाम में आते हैं तो किस अवाम में जाएंगे? क्या कहेंगे जाके अवाम को? क्या हमने बिजली महंगी क्यों की? हमने तो ऐलान किया था अपने इलेक्शन कैंपेन पे कि रोटी 4 रुपए की होगी। हमने तो ऐलान किया था सब्जियां 10 रुपए किलो होंगी। हमने तो ऐलान किया था जनाब इतने अस्पताल बन जाएंगे। हमने तो ऐलान किया था जनाब इतनी चीजें मिलेंगी। हमने तो ऐलान किया था अब गरीब का बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। में ज्वाइन किया माहिर हाफिज एहसान साहब ने। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। हाफिज साहब, ये अभी जो पार्लियामान के अंदर बातचीत हो रही है कि मखसूस नशस्तों के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाएगी, क्या ये पॉसिबल है कि पिछले इलेक्शन पर भी ये नाफिजुल अमल हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो प्राइवेट मेंबर्स बिल आया है, जिसको दो जो हुकूमत के मेंबर्स है उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर प्रपोज किया, जिसमें सेक्शन 66 है, 104 और 104A ऑफ द इलेक्शन एक्ट आया है। उसके अंदर ऑलरेडी जो कंट्रोवर्सी चल रही है सुप्रीम कोर्ट पे भी डिसाइड भी की है विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 51, 106 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और आपका सेक्शन 104 या रूल 92, 94 ऑफ द इलेक्शन रूल्स 2017 है। अब उसके अंदर एक मैकेनिज्म तो प्रोवाइड था इन सारे लॉज के अंदर, जो जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है, रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर पॉलिटिकल पार्टीज या जो इंडिपेंडेंट रिटर्न कैंडिडेट्स हैं उनकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिक्लेरेशन और एलोकेशन जो है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर। बट ये जो कंट्रोवर्सी थी जब जनरल इलेक्शन आया और उसके अंदर आपने देखा कि कुछ कैंडिडेट्स जो थे, जो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स थे, वो इंडिपेंडेंट के तौर पे भी आए और उसके बाद उन्होंने एसआईसी को ज्वाइन किया और फिर मामला इलेक्शन कमीशन से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई को एक जजमेंट दी। अब इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट है कि जो अमेंडमेंट्स आई हैं जिनको प्रपोज किया गया, अगर पार्लियामेंट उसको पास कर लेती है तो उसका इफेक्ट जो है वो आपका 2017 से आएगा, कि यानी कि जिस दिन आपका इलेक्शन एक्ट 2017 पास हुआ है उस दिन से आएगा। और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट के पास ये लीगल कॉम्पिटेंसी है कि वो प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन भी कर सकती है और रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन भी कर सकती है। और दूसरा उसके बाद ये है कि अगर वो रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन करती है, और आपके सामने नैब की अमेंडमेंट्स भी आई थी कि जिसको पार्लियामेंट ने विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट भी रिजर्व है, और बाज़ दफ़ा कई सूरतों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो रिट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन है उसको अपहोल्ड भी करती आई है, क्योंकि ये पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंसी है। अगर ये अमेंडमेंट्स जो हैं पास हो जाती हैं और जिस तरह रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा तो डेफिनेटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आएगी उसको इफेक्ट आएगा, क्योंकि इस प्रपोज अमेंडमेंट्स के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर इस दौरान कोई जजमेंट्स आई हैं, किसी अथॉरिटी के डिसीजंस आई हैं या कोर्ट्स का आएंगे, तो ये अमेंडमेंट्स जो हैं इनका प्रेसिडेंस यानी कि इनकी सुपीरियरिटी होगी ओवर द जजमेंट शीट। क्योंकि बुनियादी चीज ये है कि 2017 से जब आप उसको इफेक्ट देंगे तो उसके बाद जितनी भी जजमेंट आई हैं, चाहे 18, 19, 20 या अभी 24 में आई हैं, तो कोई भी ऐसी चीज आई है उस पर ये पार्लियामेंट की अमेंडमेंट्स जो हैं वो टेक इफेक्ट करेंगी। और अगर ये टेक इफेक्ट कर देती हैं तो उससे जो पीटीआई है उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो जो रिजर्व सीट्स के अंदर एक एक्स्ट्रा सिचुएशन बनी हुई है वो ले। हालांकि मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी लिखा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी इंटरप्रिटेशन के अंदर उसे कोई इशू है तो पीटीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोनों जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है जो 8-5 से आई है उसको वो अप्रोच कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और डेफिनेटली मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। लेकिन इस जजमेंट की वजह से मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली जो है वो इम्पैक्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी आएगा और मामला जो है अल्टीमेटली अगर इसे पास हो जाता है और चैलेंज किया जाता है तो अदालत इसका फैसला करेगी कि क्या पार्लियामेंट ने जो लेजिस्लेशन की है वो बोनाफाइडे की है या उसका जो मैंडेट था कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव करना, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट से होता हो वहां पे जाएगा और वो फैसला करेंगे। लेकिन जो अमेंडमेंट्स आई हैं अगर उनको देखा जाए तो उन अमेंडमेंट्स के अंदर डेफिनेटली ऐसी सर्टेन चीजों की क्लैरिटी आई है
कि जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉ के अंदर नहीं थी, और इसका एडवांटेज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसका एडवांटेज इन अमेंडमेंट्स का लेगा। अब हम सब इस पे दो चीज़ें, एक तो 2017 से इस पे अमल दरामद शुरू होगा ना, 2017 से ही इस पे, उसके बाद जो भी 2017 के बाद 3 ऐसे मामला हुए हैं जिसमें हुकूमतों की तब्दीली और उसके बाद केसेस चले और बहुत से मामले हुए। और इमरान खान की जब हुकूमत ख़त्म हुई उसमें भी कुछ लोग जो हैं जो तहरीक इंसाफ के थे उन्होंने दूसरी तरफ गए, लेकिन उन्हें डिसक्वालीफाइड नहीं किया गया, एक पटिशन दायर हुई थी। अब एक तो ये बता दें इस पर क्या बनेगा, अगर वहाँ से चल रहा था मामला तो फिर क्या उस पर भी कोई चीज़ आएगी। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने तो उन तमाम लोगों को जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत की थी उनमें से 39 को तो फौरी तौर पर कर दिया है PTI का और अपनी वेबसाइट पे भी रख दिया है, और इसी तरह KPK से भी, इस तरह पंजाब से भी, और इसी तरह सिंध से भी। क्या इलेक्शन कमीशन को फिर इस सारी तरमीम के बाद अगर ये मंजूर हो जाती है तो अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा? नहीं, उसके अंदर चौर साहब एक तो चीज ये है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया था वो डिफेक्शन वाला, तो ये केस डिफेक्शन का नहीं है। डिफेक्शन का केस था आर्टिकल 63A का जो पंजाब की हद तक था, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि इन लोगों के वोट भी काउंट नहीं होंगे, और उसके बाद ये है कि ये डिस्क्वालीफाई भी समझे जाएंगे। और उसके आपको याद होगा कि बड़ी एक कंट्रोवर्सी भी आई थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती है या नहीं कर सकती, और उसका रिव्यू आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। ये वाला जो मामला है ये एलोकेशन ऑफ रिजर्व सीट्स का जो आपका सेक्शन 104 के ऊपर है, और इसके ऊपर इस तरह का प्रिसाइज लेवल के ऊपर इलेक्शन कमीशन या हाई कोर्ट या मामला जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है वो अब तक नहीं आया। अब अगली जो चीज आपने कही है वो ये कही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 39 लोग ऐसे थे उनको जो सेक्शन 66 है आपका, जिसके अंदर अभी एक अमेंडमेंट भी प्रपोज की गई है, उसके अंदर इन कैंडिडेट्स ने अपने आप को पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ उसका एक्सप्रेस किया था कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और 41 लोग ऐसे थे जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनका कोई डिक्लेरेशन नहीं था, इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी 39 ये हैं, और कुछ आपके MPs जो है जो आपके KPK के हैं या पंजाब के हैं या सिंध के भी नोटिफाई किए, सारे वो लोग हैं कि जिन्होंने जब सेक्शन 66 के नीचे अपना रिटर्निंग ऑफिसर्स के सामने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए तो उन्होंने वहां के ऊपर एक डिक्लेरेशन दिया कि हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। और जब आपने, और यही वो कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट के अंदर थी चौधरी साहब, कि क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है आप उसको डी रजिस्टर्ड करके ट्रीट कर सकते हैं, इलेक्शन देना या इलेक्शन का निशान ना देना वो एक और इशू है। और इसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की एंटिटी जो है उसको आप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पिटेंसी के अंदर नहीं आता। अब ये सवाल ये है कि क्या जो 39 थे जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया उन्हें किस तरह किया जाए, तो बिल्कुल बात ठीक है कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं थी कि उन PTI के जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था उन्हें इंडिपेंडेंट के तौर पे ट्रीट किया जाता। और मैं ये समझता हूं कि अगर वो स्टेज के अंदर था तो PTI के इन कैंडिडेट्स को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर इन फैसलों को चैलेंज करना चाहिए था। दूसरा जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन तो जीत के आए वो आर्टिकल 51 के अंदर रिजर्व सीट्स के लिए एंटाइटल है। मेरा ख्याल ये है कि यही वो चीज इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 51 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी सारी की सारी निशान के ऊपर बेस करती हैं कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ा, और अगर किसी ने निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ा तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आर्टिकल 51 के नीचे डिसएंटाइटल हो जाती है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रूल 92 था जिसकी बुनियाद की जाती है कि वो इलेक्शन सिंबल होना मस्ट है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, उसकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं की है। और यही वो चीज है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा कहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वापिस आए। बसत माजरत, आप जो बात कर रहे हैं कि इंतखाबी निशान गया तो पार्टी गई, सुप्रीम कोर्ट इसी की बुनियाद पे तो कहती है कि गलत उसकी तशरीह करके इन्होंने पार्टी को ही खत्म कर दिया। पार्टी थी और पार्टी है। नहीं ना वो ये इशू ये था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एज ए पॉलिटिकल पार्टी है, ये वो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है और उसको पॉलिटिकल पार्टी ट्रीट न किया जाना बाय द इलेक्शन कमीशन या रिटर्निंग ऑफिसर बिल्कुल गलत था।
अब ये है कि क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्टी तो है लेकिन अगर उसने इलेक्शन जो है इलेक्शन सिंबल पे नहीं लड़ा, जो आपकी सेक्शन 209, 210 या 215 की रिक्वायरमेंट है, या आपकी रूल 92 या सेक्शन 104 की रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आर्टिकल 51 के नीचे रिजर्व सीट्स के लिए एंटाइटल है? ये वो क्वेश्चन मार्क है। मेरा ख्याल है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये एक्सप्लेनेशन के लिए जाएगा। हाफिज साहब इधर सर सवाल ये कि जब बुनियाद ही गलत हो जाए, जब ये आप ही के मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि गलत किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं माना गया, अब बुनियाद गलत थी, उन्होंने नहीं माना, जिसकी वजह से ये सारा मामला यहां तक पहुंचा। मान लिया गया होता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नहीं, ऐसा नहीं है। ना मेरी एक सेकंड सुन लीजिए। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे न मानना ये बिल्कुल गलत था। अब दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज ए पॉलिटिकल पार्टी मान लें तो क्या वो पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 51 के नीचे रिजर्व सीट्स के इंटाइटल है? क्योंकि वहां के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी उसे कंसीडर किया जाता है कि जिसने इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा हो, और यही चीज आर्टिकल 51 में है, यही सेक्शन 104 के अंदर है, और यही रूल 92, 94 के अंदर है। बहुत बसत माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म। हाफिज हसन साहब, नाज़रीन मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।